Hello everyone, welcome to Sleepy Classes IAS. I am Sonpriya, your history faculty. हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका टाइटल है द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। नाउ ये टॉपिक डील करता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन से, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, which gives us earliest evidences of city life in case of India, earliest evidences of writing in case of India. Before we get into the details of this particular civilization, इसका time period, geographical spread, achievements, how it was linked to the other contemporary civilizations, बहुत ज़रूरी है civilization का मतलब समझना। तो सबसे पहले we will deal with the question of civilization. Now, civilization को simple terms में इस तरीके से explain किया जाता है mature culture. मेच्योर कल्चर। अब मेच्योर कल्चर का मतलब क्या है? तो सबसे पहले कल्चर का मतलब देखेंगे। कल्चर बेसिकली मीन्स द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। सो जो भी हमारा रहन सहन, खान पीन, तौर तरीका है, हमारे विचार हैं, हमारा डांस सिस्टम है, हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, एवरीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर और संस्कृति। जब बात होती है मेच्योर कल्चर की, तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा वो है the development of the art of writing. Art of writing. Civilization को alternatively define किया जाता है as an advanced stage in the human societies. Now, ये advanced stage का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर रहा एनसीईआरटी का, which was basically the chapter 4 of class 6 NCERT, यहाँ पर हमने बात की थी कि किस तरीके से the modern men made appearance on the earth around 3 lakh years from present, right? और यहीं से हिस्ट्री की शुरुआत होती है, यहीं से हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन का स्कोप शुरू होता है। और इसमें भी हमने देखा था कि एक बहुत लंबा समय जो है इट वॉज स्पेंड एज अर्ली मैन और अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज स्टोन एज, है ना, डेलिथिक एज। इसमें भी हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसका जो फर्स्ट फेज है विच लास्टेड टिल अराउंड 10,000 BC, यानी लगभग आज से 12,000 साल पहले तक अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे मैन वॉज हंटर गैदरर, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी नेचर फॉर हिज सर्वाइवल। बट देन क्लाइमेट में कुछ चेंजेस हुए जिसका इम्पैक्ट फ्लोरा फोना पे हुआ, और हम यहाँ पर देखते हैं 10,000 BCE से लेकर, अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो 6,000 BCE तक हमें एक ट्रांजिशन फेज देखने के लिए मिलता है जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सेटल्ड लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं। वी वर लर्निंग द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। And then the last stage, which lasted from 6,000 BCE to approximately around 4,000 BCE in major part of the Indian subcontinent. यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर स्थायी तौर पे देखने के लिए मिलता है। It became the mainstay of the economy. एग्रीकल्चर, सेटल्ड लाइफ, और इसी के साथ आप देखेंगे सेटल्ड लाइफ, पोट्री, कस्टम्स, है ना, रिचुअल्स, इनकी शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत होती है। और इसे हम कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, द न्यू स्टोन एज, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज, नियोलिथिक, है ना, नियोलिथिक एज, या इसको ऑल्टरनेटिवली नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मेटलिक एज की शुरुआत होती है, मेटलिक एज की शुरुआत होती है। एंड मेटेलिक एज में भी अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपांड करके देखें तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं? हम यहाँ पे कहते हैं द फर्स्ट फेज वॉज द कैल्कोलिथिक पीरियड वेर इन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर along with stone to make the tools and implements, and this shows what technological advancement, जिसका impact definitely material life पर हुआ and other aspects पे भी। पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले आपके हैमलेट्स, देन द विलेजेस, द टाउन्स, दे स्टार्टेड इवॉल्विंग। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि हमें देखने के लिए मिलता है ब्रॉन्ज एज।
एंड ब्रॉन्ज इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इट बिलोंग्स टू दी ब्रॉन्ज एज इन केस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दरअसल इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे 4000 BCE से लेकर के 1000 BCE तक का जो टाइम पीरियड है, दिस इज रिगार्डेड एज दी कैल्कोलिथिक एज, जहां पे हमें काफी सारे रीजनल कैल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, एंड इनके रहन सहन तौर तरीके में भी आपको डिफरेंसेस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसी बीच हम एक ब्रॉन्ज एज कल्चर की बात करते हैं, और यहाँ पर हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं। हड़प्पन कल्चर की आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पे आयरन एज की शुरुआत होती है, एंड धीरे धीरे मटेरियल लाइफ में और ज़्यादा आपको एडवांसमेंट प्रोग्रेस जो है वो देखने के लिए मिलेगा, एंड इसका इम्पैक्ट आपको अदर एस्पेक्ट्स पे भी देखने के लिए मिलेगा। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ही हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो अदर सेक्टर्स पे होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्राफ्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इट विल ऑल्सो ग्रेजुअली डेवलप, है ना, द ट्रेड नेटवर्क विल बिकम मोर एक्सटेंसिव, द ट्रेड विल एक्सपांड, एंड फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले हैमलेट्स, विलेजेस, टाउन्स थे, नाउ दे विल डेवलप इनटू अर्बन एरियाज और सिटी, है ना, सिटीज, तो सिटी लाइफ। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग, जब हम ब्रॉन्ज एज की बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, तब आप देखेंगे धीरे धीरे आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आर्ट ऑफ राइटिंग, एंड इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे करेंसी सिस्टम आगे चल करके, है ना, आगे चल के इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अराउंड 600 टू 400 BCE हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है द एग्जिस्टेंस ऑफ करेंसी सिस्टम। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव, जिसका इम्पैक्ट हमें क्राफ्ट्स पे दिखेगा, ट्रेड पे दिखेगा, अर्बन एरियाज जो हैं दे विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे, आर्ट ऑफ राइटिंग विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, करेंसी सिस्टम डेवलप होगा। अब लोगों के पास में आप यहाँ पर देखेंगे लीजर टाइम जो है वो होगा, एंड इसका इस्तेमाल किया जाएगा, आप देखेंगे आप, है ना, अदर एक्टिविटीज़ के लिए अदर देन दी core economic activities, and we will see the developments in the field of art, architecture, है ना, we will see that, excuse me, we will see the evolution of the philosophy, the culture, it will become more and more complex। ये फीचर्स जो हैं ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और हम कहते हैं वी आर बिकमिंग एन एडवांस सोसाइटी। तो शुरुआत कहां से हुई, हंटर गैदरर फेज से, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड सेटल्ड लाइफ की तरफ ग्रेजुअली हम मूव करना शुरू करेंगे, एंड देन इन द नियोलिथिक एज विद एग्रीकल्चर बिकमिंग द मेन स्टे, द सेटल्ड लाइफ वाज एस्टेब्लिश्ड। धीरे धीरे आप यहां पर क्या देखेंगे, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द मटेरियल लाइफ विल इंप्रूव, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्राफ्ट्स में डेवलपमेंट होगा, ट्रेड नेटवर्क जो है वो एक्सपांड होगा, अर्बन एरिया, सिटी लाइफ विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, द आर्ट ऑफ राइटिंग विल डेवलप, है ना, करेंसी सिस्टम विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, कल्चर, दीज विल बी इन पिक्चर। और हम यहाँ पर कह रहे हैं अ मेच्योर स्टेज इन द ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बिन अराइव्ड। अब दुनिया भर में आपको ये जो एडवांस स्टेज है ये डिफरेंट टाइम पीरियड में देखने के लिए मिलता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस तरीके का मैच्योर कल्चर, एक एडवांस पीरियड जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के समय, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के समय। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो दिस वॉज बिटवीन 2600 टू 1900 BCE, दिस टाइम पीरियड, यानी लगभग आज से आप यहाँ पे देखेंगे 5000 साल पहले, है ना, लगभग आज से, जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि और टू बी, है ना, मोर प्रिसाइज हम कह सकते हैं
लगभग लगभग आज से 4600 ईयर्स पहले। एंड देन समहाउ दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। प्राइमरी रीजंस माने जाते हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्लाइमेट चेंज एंड द एग्रीकल्चर बेस कोलैप्स्ड। अब अगर एग्रीकल्चर बेस ही नहीं है तो लोगों का ध्यान क्राफ्ट्स में स्पेशलाइजेशन पे या ट्रेड एक्सपांड करने पे नहीं होगा, है ना। दे विल थिंक अबाउट सर्वाइवल, दे विल थिंक अबाउट फूड प्रोडक्शन, एंड सो दिस एंटायर कल्चर विल कोलैप्स। और ये एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 होगा। एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन केस ऑफ इंडिया, जिसको हम सेकेंड अर्बनिज्म या सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, दैट विल डेवलप्ड ओनली around 600 BC to 400 BCE during the Iron Age. During the Iron Age, wherein we were discussing the coming of the Mahajanpadas or large territorial states into existence. ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में इतना समझ लीजिए, सिविलाइजेशन मीन्स मेच्योर कल्चर, एन एडवांस स्टेज इन दी ह्यूमन सोसाइटी। मेच्योर कल्चर में जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा, द आर्ट ऑफ राइटिंग विल कम इनटू एक्सिस्टेंस। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एडवांस्ड होगी, सरप्लस होगा, जितना इंसान को चाहिए उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा, और इससे क्या होगा कि बाकी कई सारे लोग जो हैं उनको एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होगी। दे कैन फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज़, अदर क्राफ्ट वर्क्स, जिससे उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, ट्रेड एक्सपांड होगा, ट्रेड नेटवर्क डेवलप होगा, सिटीज़, अर्बन एरियाज विल कम इनटू एक्सिस्टेंस, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। मटेरियल लाइफ में ये जो चेंजेस हैं ये हमको गवर्नेंस सिस्टम में देखने के लिए मिलेंगे, कल्चर के आर्ट, आर्किटेक्चर, कस्टम्स, रिचुअल्स, फिलॉसफी में देखने के लिए मिलेंगे। द करेंसी सिस्टम विल कम इनटू एक्सिस्टेंस एट अ वेरी लेटर पॉइंट इन टाइम। हड़प्पन से तो हमें करेंसी या, है ना, मेटल कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है अभी तक तो एटलीस्ट। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि मटेरियल लाइफ, है ना, पॉलिटिकल लाइफ, सोशो रिलीजियस लाइफ, हर जगह पर एक एडवांसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर हम कहेंगे वी हैव बिकम अ सिविलाइजेशन। सो कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ, है ना, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन इज सभ्यता, मेच्योर कल्चर। तो इतना आपको समझना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन। इसको आपको इसी तरीके से इंटरलिंक कर करके कवर करना है, ठीक है, इंटरलिंक करके कवर करना है। नाउ आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि सिविलाइजेशंस एमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो आप देखेंगे कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है विच डेवलप्ड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स, है ना, यूफ्रेट रिवर्स इन प्रेजेंट डे सीरिया, इराक, or the Egyptian civilization which developed in the river basin of the Nile River or the Nile River basin. They developed much earlier than the Indus Saraswati civilization, which is regarded as the first urban civilization of the Indian subcontinent. जहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आज से लगभग 4006, है ना, 4600 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो आज से लगभग 6000 साल पहले आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में आप देखेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है दैट इवॉल्व्ड। सो यू कैन सी दीज सिविलाइजेशंस इन द मैप, राइट। नाउ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को हमने किस तरीके से प्लॉट किया है एक बार देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे होमोसेपियंस या मॉडर्न मैन के ओरिजिन के साथ साथ में हमें देखने के लिए मिलता है ह्यूमन हिस्ट्री का शुरुआत। एंड आप यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट फेज इज द स्टोन एज, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, एंड इन केस ऑफ इंडिया इट लास्टेड टिल 4000 BCE। नाउ 4000 BCE से लेकर 1000 BCE which basically marks the beginning of Iron Age,
दो अब तो हमारे पास में एविडेंसेस आ रहे हैं कि आयरन एज स्टार्टेड मच अर्लियर देन 1000 BC, बट हाँ अभी भी हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में यही मान के चल रहे 1000 BC के आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन एज की शुरुआत हुई. फर्दर स्टडीज आर नीडेड टू कंफर्म वेदर इट स्टार्टेड बिफोर 1000 BCE. सो आप यहाँ पे देखेंगे दिस पीरियड इज रिगार्डेड एज द कैल्कोलिथिक एज, है ना, कॉपर एंड स्टोन यूजिंग कम्युनिटीज. अब इसी बीच में यहां पर आपको सिंधु या इंडस रिवर बेसिन, सरस्वती रिवर बेसिन, इन एरियाज में देखने के लिए मिलती हैं दी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. सो जो इंडस सरस्वती बेसिन है यहाँ पर एंड इन सर्टेन कोस्टल एरियाज लाइक द एरियाज ऑफ गुजरात आपको देखने के लिए मिलेगी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन ड्यूरिंग the 2600 BCE to 1900 BCE, this period. Harappan civilization. And these people had learned the art of making bronze out of copper and tin. And bronze as a metal has more strength as compared to copper. The tools, implements made up of bronze are having greater strength. सो हरप्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं. सो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, दी है ना, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. It existed between 2600 BC to 1900 BC in the Sindhu Saraswati river basins primarily. But even beyond that, in certain coastal areas, for example, the areas of present-day Gujarat, and even in the areas in the Yamuna river basin. This is the first urban civilization in case of Indian subcontinent, है ना. It marks the beginning of urban culture in case of India. The art of writing came into existence. The earliest evidences of art of writing in case of Indian subcontinent have been recovered from the Harappan period. This was Bronze Age civilization. But ध्यान रहे, कॉपर एंड टिन दोनों ही हरप्पन कोर एरियाज में नहीं मिलते थे, ये इनको इंपोर्ट किया करते थे, इसीलिए ब्रॉन्ज को बहुत ही लिमिटेड स्केल पे यूज करते थे. इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है. 1000 BC ऑनवर्ड्स द आयरन एज स्टार्ट्स इन केस ऑफ इंडिया. एंड यहां पर हम देखेंगे 1500 BCE, 1000 BCE, यहां से आयरन एज शुरू हो रही है. 1500 BCE से लेकर के 500 BCE, this period, this entire period is known as Vedic period in case of Indian subcontinent, जहां पे हम आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हम सरस्वती नदी के बारे में पहली बार सुनते हैं, जिसको नदी तरना कहा गया. हम आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं. Now 600 BCE से लेकर 400 BCE, this period is regarded as the period of second urbanization in case of India. बस अभी के लिए इतना ध्यान रखिए. एंड यहां पर आपको करेंसी सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा फॉर दी फर्स्ट टाइम. Now we will discuss the Indus Saraswati civilization, the Sindhu Saraswati civilization or the Harappan civilization in detail. अगर हम इसके ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो यहां पर आप इस मैप को देखिएगा. मैं आपके लिए रफली इसको ड्रॉ भी कर देती हूं ताकि आपके लिए इजी रहे समझना. So this was the geographical extent of the Harappan civilization during the 2600 to 1900 BCE period. Harappan civilization.
आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और द सिंधु सरस्वती सभ्यता एज इट इज नोन, दिस इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन केस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हमने देखा इसको, है ना, एंड इट बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज। इसका कोर एरिया जो है, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे दिस वाज द सिंधु सरस्वती रिवर बेसिन एरिया। नाउ अगर हम सिंधु नदी या इंडस नदी की बात करें, आप देखेंगे सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, दे ड्रेन द एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड सिंध। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सरस्वती रिवर, आप देखेंगे नाउ इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट एंड द रिमेनेंट चैनल इज द घग्गर हाकरा चैनल। हमारे यहाँ पे घग्गर एंड पाकिस्तानी पार्ट में इसको हाकरा कहा जाता है, घग्गर हाकरा चैनल। आप देखेंगे कि दिस बेसिकली पास थ्रू एरियाज, है ना, एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, द चोलिस्तान डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। चोलिस्तान क्या है? चोलिस्तान इज बेसिकली दी एडजेसेंट डेजर्ट एरिया इन पाकिस्तान, adjacent desert area in Pakistan, adjacent to what? Our Thar desert, our Thar desert. So राजस्थान के थार डेजर्ट के एडजेसेंट में जो डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान में, दैट इज नोन एज चोलिस्तान एंड गुजरात। सो सरस्वती नदी जो इस पूरे एरिया को कवर करती थी और जिसके बारे में सबसे पहले हमें ऋग्वेद में पढ़ने के लिए मिलता है, जिसे नदी तरना कहा गया है, द सुप्रीम ऑफ ऑल द रिवर्स, द बेस्ट ऑफ द रिवर्स, द सुप्रीम अमंग द रिवर्स और द बेस्ट ऑफ द रिवर्स। एंड इट यूज टू फ्लो वाया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, है ना, चोलिस्तान, गुजरात, दीज एरियाज। अब तो जो रिमेनेंट चैनल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ बेसिकली अ सीजनल रिवर, आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इस एरिया में। एंड जो पाकिस्तान में रिमेनिंग पार्ट है उसको हाकरा कहते हैं, हमारे यहाँ पे हम इसको घग्गर कहते हैं। सो द सिंधु सरस्वती रिवर बेसिन एरिया, दिस फॉर्म्स द कोर एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट आप देख सकते हैं द cities or the urban areas belonging to Harappan culture, है ना, और the Harappan civilization were even present beyond this core area. For example, आप देख सकते हैं गुजरात में कोस्टल एरिया में आपको लोथल देखने के लिए मिलेगा नियर अहमदाबाद एट द माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे। या आप धोलावीरा की बात कर सकते हैं, धोलावीरा की बात कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली दी Harappan city which has been included in the UNESCO World Heritage List from India in 2021 because of its unique town planning, efficient water management. तो ठीक है, हम यहाँ पे अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो सिंधु सरस्वती रिवर बेसिन एरिया जो है ये इसका कोर फॉर्म करता है। सिंध नदी जो है वो प्राइमरीली आप देखेंगे पंजाब, सिंध इन एरियाज को ड्रेन करती है ना, सिंध एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एंड अगर हम सरस्वती नदी की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, है ना, द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, दैट इज चोलिस्तान एंड गुजरात ऑफ इंडिया, इट यूज टू फ्लो वाया दीज एरियाज। एंड जो मेन साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई, दे हैव बीन एक्सकेवेटेड इन दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया ओनली। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बट दी सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड इवन बियॉन्ड दिस। तो आप देखेंगे कि इसका जो हम बार बार नाम कह रहे हैं इंडस सरस्वती, सिंधु सरस्वती, ये कहाँ से आया? इसके कोर एरिया से। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाई सो? तो आप यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा इन पाकिस्तानी पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ द रावी रिवर was the first city associated with this particular civilization, this mature culture, that was excavated the first. So Harappan
कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट सिटी हमने डिस्कवर की जहाँ पे एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए गए वो थी हड़प्पा इन पाकिस्तानी पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। और इसीलिए आसपास जब सिमिलर कल्चर हमें देखने के लिए मिलने लगा फर्दर एक्सकेवेशंस में, तो हमने उन सभी को हड़प्पन कल्चर का नाम दे दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। So this is known as Indus Saraswati or Sindhu Saraswati civilization because of its core area in the Indus Saraswati river basin area. It is known as Harappan civilization after the first discovered and excavated city from this particular culture, Harappa, which is in Pakistani Punjab on the banks of Ravi river. In fact आप देखेंगे एक लंबे समय तक इसको इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हड़प्पा, दिस वाज प्रेजेंट ऑन रावी विच इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस और द सिंधु रिवर एंड वाज लोकेटेड इन द इंडस रिवर बेसिन। जो नेक्स्ट सिटी है मोहेनजोदड़ो, दैट वाज एक्सकेवेटेड इन 1922, दिस वाज आल्सो लोकेटेड ऑन द सिंधु रिवर, ऑब्वियसली इट वाज पार्ट ऑफ द Indus Valley, the Indus River Basin. And आसपास के कई सारी जो cities excavate की, they were all located in the Indus Valley. But then the further excavations were carried out and हमें पता चला कि न केवल Indus Valley में, but इसके beyond भी, है ना, जो सरस्वती river basin है, which basically flow, है ना, which basically used to flow via पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी हमें हड़प्पन साइट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो हमने कहा कि इंडस वैली ये नाम सही नहीं है बिकॉज दिस सिविलाइजेशन और दिस पर्टिकुलर कल्चर वॉज प्रेजेंट मच बियॉन्ड दिस इंडस वैली, है ना। इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट बियॉन्ड द इंडस वैली in the Saraswati river basin, in the coastal areas and far-flung areas in Pakistan's Makran coast. So इसीलिए हमने इंडस वैली नाम ड्रॉप कर दिया। तो पहले इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बुलाया आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी हड़प्पा, देन हमने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया IVC, है ना, एक बहुत लंबे समय तक यूज होता था IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके पीछे का रीजन था कि जो पहले सिटीज एक्सकेवेट की गई दे वर ऑल लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर बेसिन, बट देन फर्दर एक्सकेवेशंस वर कैरिड आउट एंड हमें पता चला कि नॉट ओनली इन इंडस रिवर बेसिन बट द हड़प्पन कल्चर was present far beyond that, even in the सरस्वती रिवर बेसिन एंड द कोस्टल एरियाज। सो हमने सिंधु सरस्वती या इंडस सरस्वती इस नाम को प्रेफर किया एंड वी ड्रॉप द नेम इंडस वैली। सो आज हम सिंधु सरस्वती, इंडस सरस्वती या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहना प्रेफर करते हैं रेदर देन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है उसके ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात की, हाउ इट वॉज प्रेजेंट प्राइमरीली इन दी सिंधु सरस्वती रिवर बेसिन, दिस फॉर्म दी कोर एरिया ऑफ दिस सिविलाइजेशन। द टाइम पीरियड वॉज 2600 to 1900 BC, यानी लगभग आज से आप देखेंगे 4600 साल पहले एक मेच्योर कल्चर इंडिया के इस एरिया में एग्जिस्ट करता था। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड एंड दिस वॉज इन 1921। देन मोहेनजोदड़ो इन द सिंध रीजन ऑन द सिंधु और द इंडस रिवर, दिस वॉज द सेकेंड सिटी टू बी एक्सकेवेटेड इन 1922। एंड 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं जॉन मार्शल, उन्होंने दुनिया के सामने अनाउंस किया कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक मेच्योर अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग थी एज अर्ली एज 2600 BCE और 2600 BCE। एंड क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ साइट्स इंडस वैली में थी तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। लेकिन आगे चल के फर्दर एक्सकेवेशंस वर कैरिड आउट एंड हमें पता चला कि द साइट्स वर आल्सो लोकेटेड इन द सरस्वती बेसिन, इन द कोस्टल एरियाज एंड फार फ्लंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नाउ ये जो की साइट्स हैं इनको थोड़ा सा एक बार मैप में देख लेते हैं हम।
तो आप देखेंगे यहाँ पे हड़प्पा, द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, दिस इज लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ द रावी रिवर इन पाकिस्तानी पंजाब. देन द सेकेंड सिटी इज मोहनजोदड़ो विच मीन्स बरियल माउंड और माउंड ऑफ द डेड. आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज लोकेटेड ऑन द इंडस और द सिंधु रिवर इन द सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान. Then another important city is Chahanudaro. It is also located on the Indus River in the Sindh region. अगर हम बात करें the sites belonging to Harappan culture और Harappan civilization which were located on the Saraswati River, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे prominent sites में राखीगढ़ी, बनावली, है ना, भिराना in हरियाणा, these in हरियाणा, कालीबंग in राजस्थान, है ना, गनवेरीवाल in Pakistan's Cholistan area. So these all sites were located on the Saraswati River or the Saraswati River. They were all located in the Saraswati River basin. But then there were sites even beyond that. So आप यहाँ पे देखेंगे कि आप गुजरात के लोथल को यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, at the head of the Gulf of Cambay. आप यहाँ पे धोलावीरा को देख सकते हैं गुजरात के कच्छ रीजन में, जो कि इंडिया से 40th एंट्री है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021. या इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सिंध रीजन में ही बालाकोट जो है ये देखने के लिए मिलेगा. गुजरात में यहाँ पे नागेश्वर को आप लोकेट कर सकते हैं. सो इस सिविलाइजेशन का जो जोग्राफिकल स्प्रेड है इट वॉज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशंस ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट एटसेट्रा. इन सभी को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली, है ना, साइट्स एंड उनके लोकेशन से क्वेश्चन आ जाता है. सो राखीगढ़ी, है ना, बनावली, भिराना, कालीबंगा, these are located on Ghaggar, the remnant channel of the now extinct Saraswati River. Mohenjo-daro, Harappa, these are located in the Sindhu River basin. Mohenjo-daro on the Indus River, Harappa on the Ravi River, है ना, Chahanudaro on the Indus or the Sindhu River. Ganveriwala is in Cholistan. Cholistan is the desert area adjacent to our Thar desert. एंड दिस इज इन पाकिस्तान. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द इंडस वैली रीजन एंड इसीलिए हम इसको सिंधु सरस्वती या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहना प्रेफर करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहना प्रेफर करते हैं रेदर देन इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी टाउन प्लानिंग के लिए ये जाने जाते हैं. आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिटीज़ में आपको इस तरीके से एक फोर्टिफिकेशन वॉल जो है वो देखने के लिए मिलेगी विच रेगुलेटेड द एंट्री, है ना. एंड यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न पार्ट में अपर टाउन या जिसको सिटाडल कहा जाता है, एंड इस तरफ ईस्टर्न पार्ट में लोअर टाउन. जो सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं दे वर लोकेटेड इन द सिटाडेल और द अपर टाउन. एंड कहा जाता है कि जो इलीट्स हैं, जो रूलिंग क्लास फॉर्म करते होंगे, दे मोस्टली यूज टू रिसाइड इन दिस अपर एरिया. लोअर टाउन में जो कॉमन मासेस हैं वे रहती थी. अब ये जो लोअर टाउन है यहां पर अगर आप प्लानिंग देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रिड पैटर्न. सो जो रोड्स हैं दे वर क्वाइट वाइड एंड दे यूज टू बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टोरल प्लानिंग है, दोनों तरफ यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल एरिया जो है वो देखने के लिए मिलेगा. अब हड़प्पन जिस तरीके से अपने सिटीज को प्लान कर रहे थे, ये जो ग्रिड पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ में रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये कहीं ना कहीं हमें हड़प्पन्स की मैथमेटिकल नॉलेज के बारे में भी बताता है.
इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आप देखेंगे एक फोर्टिफिकेशन है ना, वॉल, एंड इसका हो सकता है पर्पस डिफेंस या सिक्योरिटी रहा हो, या फ्लडिंग से बचाने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हरप्पन सिटीज वर लोकेटेड अलोंग दी बैंक्स ऑफ रिवर्स, तो फ्लडिंग से बचने के लिए इनको कंस्ट्रक्ट किया गया हो, या ये एंट्री रेगुलेशन के पर्पस से फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई गई हो ताकि ट्रेड वगैरह को रेगुलेट किया जा सके, ऑल दोज थिंग्स। फिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इन द टाउन प्लानिंग, अपर टाउन, लोअर टाउन इन मेजॉरिटी ऑफ द हरप्पन सिटीज। अपर टाउन में सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, मार्केट एरिया है ना, जो एलीट क्लास हैं उसके रहने की व्यवस्था है, वर्कशॉप्स हैं। एंड जो लोअर टाउन है वहाँ पे कॉमन मासेस रहा करती थी, एंड यहाँ पर हमें ग्रिड पैटर्न देखने के लिए मिलता है, विच बेसिकली मीन्स द रोड्स यूज टू बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एंड दोनों तरफ आपको रेजिडेंशियल एरिया देखने के लिए मिलेगा। नॉट ओनली दिस, आप देखेंगे दी हरप्पन्स आर नोन फॉर देयर ड्रेनेज सिस्टम, or the Harappan cities are known for their drainage system, well planned drainage system। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रोड है उसके पैरेलली आपको ड्रेन्स देखने के लिए मिलेंगे, विच वर कनेक्टेड टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड बाथरूम्स, एंड दीज ड्रेन्स यूज टू रन पैरेलल टू दी स्ट्रीट रोड्स एंड वर कनेक्टेड टू लार्जर ड्रेन्स। इन ड्रेन्स को बनाने के लिए आप देखेंगे पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ था। इनफैक्ट आप देखोगे कि हरप्पा में मेजॉरिटी ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वे बर्न्ड ब्रिक्स से बने हैं, एंड ये ब्रिक्स भी स्टैंडर्ड रेशियो में हैं। सो यहां पर अगर आप सॉरी इसको सिंपल तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। L:B:H का रेशियो देखें तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे इट वॉज 4:2:1। इतने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाया गया था। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है ना वेल प्लान्ड सिटीज हैं, ग्रिड पैटर्न, बर्न ब्रिक्स का एक्सटेंसिव यूसेज जो किसी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में देखने के लिए नहीं मिलता है, ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, एंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या बात कर रहे थे कि किस तरीके से दी ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड बाथरूम्स एंड दे यूज टू रन पैरेलल टू दी स्ट्रीट रोड्स। एंड आप यहाँ पे देखेंगे इन ड्रेन्स को बनाने के लिए बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। जो बेस है दिस वॉज कवर्ड विद बर्न्ड ब्रिक्स, ताकि गंदा पानी जो है इट डज नॉट लीक इन टू द ग्राउंड वाटर, and then these were covered with stone slabs or burnt bricks only, so that the dirt does not split, the dirt does not spill on the roads। so हरप्पन्स का ये जो फोकस है सैनिटेशन पर, हाइजीन पर, ये इनको यूनिक बनाता है। किसी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में सैनिटेशन हाइजीन पे इतना फोकस नहीं है जितना कि हरप्पन्स के यहाँ पर है, एज एविडेंट फ्रॉम देयर एलाबोरेट ड्रेनेज नेटवर्क, wherein the drains were made up of burnt bricks, and the base was covered with burnt bricks, and then they were covered using stone slabs or burnt bricks only, so that the dirt does not spill on the roads, to prevent breeding of the disease causing organisms। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि दो मेजॉरिटी ऑफ द हरप्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, देयर वर एक्सेप्शंस टू। फॉर एग्जांपल धोलावीरा, यहाँ पर आपको अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन इस तरीके से प्लानिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। सो धोलावीरा, दिस पर्टिकुलर सिटी विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम इंडिया in 2021, the 40th entry from India, this was included on the basis of its unique town planning and also its efficient water management system, which we will discuss। आप देखेंगे हरप्पा में हमें एक लार्ज है ना, हरप्पन सिटी धोलावीरा में हमें एक लार्ज वाटर रेजर्वॉयर मिला है जो हमें हरप्पन्स के वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताता है। सो जो भी मेच्योर कल्चर होता है, एडवांस्ड कल्चर होता है, वहाँ पे सिटीज़ में आप देखेंगे वेल प्लान्ड सिटीज़, फोकस ऑन सैनिटेशन, हाइजीन,
स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है. ड्रेनेज सिस्टम वेल मैनेज्ड, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. एंड आप देखेंगे धोलावीरा से हमें सीरीज ऑफ वाटर डैम्स जो हैं वे रिकवर हुए हैं एंड दे वर कनेक्टेड अंडरग्राउंड. ये बताता है एफिशिएंट वाटर प्लानिंग को, क्योंकि धोलावीरा इज लोकेटेड इन दी कच्छ रीजन ऑफ गुजरात विच इज बेसिकली एन एरिड जोन, है ना. दिस इज बेसिकली एन एरिड जोन. एंड धोलावीरा में एक और बात यूनिक है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टोन. जबकि आप देखेंगे हड़प्पा की, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बाकी सिटीज हैं वहां पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वे ब्रिक्स से बने हुए हैं. सो धोलावीरा, है ना, यहाँ पर एक आपको यूनिक टाउन प्लानिंग देखने के लिए मिलती है, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट. एंड इसी के बेसिस पे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है. इसको आपको ध्यान रखना है. आप देखेंगे कि जो अपर टाउन है वहाँ से हमें काफ़ी सारी पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं उनके रिमेन्स रिकवर हुए हैं. इसमें अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो आप देखेंगे मोहनजोदड़ो के अपर टाउन से, सिटाडल से हमें एक पिलर्ड हॉल रिकवर हुआ है. एक पिलर्ड हॉल के रिमेन्स जो हैं वे रिकवर हुए हैं. हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी जैसे स्ट्रक्चर के रिमेन्स जो हैं वे रिकवर हुए हैं. और इसी के साथ में ग्रेट बाथ या स्नानाघर. दिस वॉज बेसिकली अ स्मॉल बट एलाबोरेट टैंक ऑफ द मेजरमेंट 12 by 7 meters. 12 by 7 meters. So the Great Bath of Mohenjo-daro was located in the citadel or the upper town of Mohenjo-daro, and this was rectangular in shape. This was rectangular in shape. आप देखेंगे इसको बनाने के लिए एक्सटेंसिवली बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है ना, बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है. एंड इसका जो बेस लेयर है यहां पर आप देखेंगे बर्न्ड ब्रिक्स लगाने के बाद नेचुरल बिटुमिन विच इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ टार, उसको अप्लाई किया गया था सो दैट इट इज वाटर प्रूफ एंड द ग्रे वाटर, है ना, द यूज्ड वाटर डज नॉट पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर. इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है. अब ये ग्रेट बाथ जो इसका क्या पर्पस था, तो पहले कहा जाता था कि हो सकता है ये एक पब्लिक बाथ की तरह यूज किया जाता होगा, बट देन दिस वाज रूल्ड आउट. ऑन व्हाट बेसिस? कहा गया कि हड़प्पा में हर एक घर में, है ना, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैं वहां पर एक सेपरेट बेडिंग रूम है ना, बाथरूम है. तो यहां पे पब्लिक बाथ की जरूरत नहीं है. कहा गया हो सकता है कि दिस वाज बाथ फॉर द रॉयल फैमिली, या मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस जो है उनका मानना है दिस वाज यूज्ड फॉर रिचुअल बेडिंग पर्पसेस. अब वाकई में किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये हमें नहीं पता है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि दो द हड़प्पन्स हैड देयर ओन आर्ट ऑफ राइटिंग, है ना, द हड़प्पन्स हैड देयर ओन स्क्रिप्ट विच वाज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. दिस वाज पिक्टोग्राफिक, नॉट alphabetic like the Chinese. So it was pictographic like the Chinese, not alphabetic like the Greek or the Roman scripts. This was pictographic. and आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम ये रही, we have not been able to decipher that yet. हम अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए और इसीलिए हम हड़प्पन्स के बारे में जो कुछ जानते हैं वो या तो इन मटेरियल रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के स्टडी के बेसिस पे, या फिर जो कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्चेस सिविलाइजेशंस हैं जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहाँ से जो मटेरियल रिमेन्स मिले, या फिर एपिग्राफिकल एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिले, उसके बेसिस पे हम इनकी लाइफ को इमेजिन करते हैं. तो ग्रेट बात का एग्जैक्ट पर्पस हमें नहीं पता क्योंकि हड़प्पन्स के स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ पाए हैं. शायद पढ़ पाएंगे तो हम इनके बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे. सो दी हड़प्पन्स आर नोन फॉर देयर वेल प्लान्ड सिटीज़, जहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ में अपर टाउन, लोअर टाउन, फोर्टिफिकेशन वॉल, वाइड, है ना, स्ट्रीट रोड्स देखने के लिए मिलेंगी, कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री. एंड देन देयर वर रेजिडेंशियल एरियाज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट रोड्स एंड अ वेल डेवलप्ड एलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम with full focus on sanitation hygiene, which is not found in any other contemporary bronze civilization at this point in time. And this reflects the maturity of the Harappan culture, advanced Harappan culture.
the usage of burnt bricks of standard ratio, the grid pattern, they also symbolize the mathematical knowledge of the Harappans. The huge structures like the dockyard or the artificial port, the remains of which have been recovered from Lothal, जहाँ पे अभी हमारी सरकार नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रही है, और द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, और द ग्रेट ग्रेनरी, the remains of which have been recovered from the citadel of Mohenjo-daro. These are important public structures. We have recovered remains of a large water reservoir from Dholavira. This reflects what? Mature culture, efficient water management है. यहाँ पे हमें वेल डेवलप्ड क्राफ्ट्स का एविडेंस मिलता है. एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क बोथ इनलैंड एज वेल एज ओवरसीज, इसका एविडेंस मिलता है. आर्ट ऑफ राइटिंग, एंड ऑब्वियसली अगर इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो यहां पर एक सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती होगी. ये क्या है? मेच्योर कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं, एविडेंसेस हैं, और इसीलिए हम हड़प्पा के रिस्पेक्ट में पहली बार हड़प्पन कल्चर के रिस्पेक्ट में सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले नहीं, एज फार एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कंसर्न्ड. वाटर मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं, है ना. सो आपको यहां पे धोलावीरा को पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. एंड ऑब्वियसली यहां पर एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी है ना, एक सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम रहा होगा, तभी सब कुछ इतना स्टैंडर्डाइज्ड है, वेल प्लान्ड है अक्रॉस हड़प्पन सिटीज. अब देखो, हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिटीज जो हैं दे वर डिवाइडेड इनटू अपर टाउन एंड लोअर टाउन. इसमें ना एक्सेप्शंस भी थे, मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताती हूँ, जिसमें एक हमने देखा है धोलावीरा, है ना, जहाँ पे आपको अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन सब देखने के लिए मिलता है ना. यहाँ पर हम बात करते हैं चाहनू-दरो की. आपको पता है दिस इज इन सिंध रीजन एंड दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर. दिस वॉज हैविंग नो सिटाडल, नो सिटाडल. इस इनफैक्ट आप देखेंगे हरियाणा का जो बनावली है, विच इज लोकेटेड ऑन दी घग्गर चैनल, विच इज बेसिकली सीजनल रिवर, है ना, रिमेनेंट ऑफ दी नाउ एक्सटिंक्ट सरस्वती रिवर. यहाँ पर भी आपको एक यूनिक टाउन प्लानिंग जो है उसका एविडेंस मिलता है. आप देखेंगे साइट्स, उनका लोकेशन, किस रिवर पे हैं, किस रीजन में है, किस स्टेट में, इस टाइप का क्वेश्चन, या साइट एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम देयर इन. ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, आपको अच्छे से कवर करना है. तो आप यहाँ पे देखेंगे बनावली में अपर टाउन में तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा ही है. लेकिन जो लोअर टाउन है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द ग्रिड पैटर्न wherein the roads used to bisect each other at 90 degree and there were residential areas on both sides of the street, आपको रेडियल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा. तो कुछ इस तरीके से यहाँ से रोड्स जो हैं वो जाएंगी, यहाँ पर रोड जो है वो जाएगी, यहाँ पर रोड जो है वो जाएगी, यहाँ पर रोड जाएगी, यहाँ पर रोड, और आप देखेंगे यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया. सो ये इस तरीके से बनावली में आपको टाउन प्लानिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है. इनफैक्ट दिस इज द ओनली हड़प्पन सिटी वेयर इन वी हैव फाउंड रेडियल प्लानिंग. तो नोट करिएगा इसको. नाउ हड़प्पन्स के डायट्री पैटर्न, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम इनके अगर एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात करें, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में सरप्लस है तभी कुछ लोग जो हैं वे क्राफ्ट्स में स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर पाएंगे. वहाँ स्पेशलाइजेशन होगा तो ट्रेड एक्सपांड होगा, ट्रेड एक्सपांड होगा तो टाउन सिटीज़ में डेवलप होंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जो रूलर्स हैं वो सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री नीड्स जो हैं उसको मीट कर पाएंगे, वेलफेयर मेजर्स जो हैं उनको अंडरटेक कर पाएंगे, लार्ज स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको बना पाएंगे, आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हो पाएगी, लोगों के पास लीजर टाइम होगा, कल्चर फिलॉसफी में डेवलपमेंट हो पाएगा, आर्ट आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट होगा. तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, दी हड़प्पन्स यूज्ड टू कल्टिवेट
डाइवर्स क्रॉप्स, है ना, डाइवर्स क्रॉप्स। एंड यहां पर आप देखेंगे वीट एंड बार्ले, दे फॉर्म दी प्राइमरी क्रॉप, दे फॉर्म दी प्राइमरी क्रॉप्स। बट वीट बार्ले के अलावा आप यहां पे देखेंगे कॉटन कल्टीवेशन वॉज ऑल्सो इन प्रैक्टिस। In fact, the Greeks learned the art of cotton cultivation from the people of Sindh region and they named it as Sindhon. So, ग्रीक भाषा में कॉटन को सिंधोन कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे पल्सेस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, इनको भी ग्रो किया जाता था। नाउ राइस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे राइस हस्क एंड बर्न्ड राइस के एविडेंसेस हमें मिले हैं लोथल से गुजरात में, which is located on the banks of भोगावा रिवर। एंड साथ ही साथ में गुजरात की रंगपुर से भी हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले। सो दी हड़प्पन्स वर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स, इस बात को आपको यहां ध्यान रखना है। नाउ क्या ये लोग अपने खेत को प्लॉ करते थे, खेत को जोतते थे, या केवल बस बीज को इसी तरीके से बिखेर देते थे और बहुत ही बेसिक लेवल का एग्रीकल्चर? तो बेसिक लेवल का एग्रीकल्चर तो फॉर श्योर नहीं था। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि दो हमें एक्चुअल प्लॉ या हल के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट हाँ टेराकोटा प्लॉ मॉडल्स जो हैं, है ना, टेराकोटा प्लॉ मॉडल्स जो हैं, दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम चोलिस्तान ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो फ्रॉम बनावली इन हरियाणा, बनावली इन हरियाणा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि बनावली से हमें बार्ले की अलग बहुत सारी जो वेराइटीज हैं उनके एविडेंसेस जो हैं वे मिले हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सो देवर प्लोइंग एंड प्लॉ करने के लिए मोस्टली आप देखेंगे ऑक्स जो है उसका इस्तेमाल करते होंगे। अगर ये प्लॉ यूज कर रहे थे, टेराकोटा प्लॉ मॉडल मिला है, अगर असली प्लॉ होगा तभी तो मॉडल मिला है, तो फिर हमें रिमेन्स क्यों नहीं मिले? सो मोस्टली देवर यूजिंग wooden plow which has not survived, है ना, wood is biodegradable and it has not survived। आप देखेंगे कि हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे सिक्कल का इस्तेमाल करते थे जो मोस्टली स्टोन की बनी हुई होती थी, पत्थर की। तो प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। क्या हड़प्पन्स इरिगेशन करते थे या रेन फेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ड्राई एग्रीकल्चर? तो ऑब्वियसली रेन पे तो आप डिपेंड करते हैं, बट आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ दी हड़प्पन सिटीज, है ना, जिनके रूरल एरियाज भी रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन्स वर स्टिल लिविंग इन दी रूरल एरियाज, वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, है ना। अर्बन लाइफ वॉज देयर, बट आप यहाँ पे कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर स्टिल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड, जैसा कि प्रेजेंट डे इंडिया में भी है। सो इरिगेशन जो है वो जरूर करते होंगे। एंड आप देखेंगे कि हमें कैनाल इरिगेशन के एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम शोरतुगई, दिस पर्टिकुलर साइट विच इज इन अफगानिस्तान एंड वॉज एन आउटपोस्ट ऑफ द हड़प्पन्स। तो कहा जाता है कि पंजाब सिंध रीजन में भी इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता होगा, कैनाल इरिगेशन, बट दीज कैनाल्स हैव सिल्टेड लॉन्ग अगो, इसीलिए हम इनके एविडेंसेस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये तो हमने बात की हड़प्पन एग्रीकल्चर सिस्टम की। अब डाइटरी पैटर्न में ऑब्वियस सी बात है, वेजिटेरियन डाइट तो है ही, इसी के साथ साथ में हमें एविडेंसेस मिले हैं मीट एंड फिश ईटिंग के। हमें यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स के एविडेंसेस भी मिले हैं, टर्मेरिक, जिंजर, बनाना, इनके रिमेन्स भी मिले हैं। प्लीज नोट इट डाउन, यूपीएससी अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेती है। सो दिस इज अबाउट दी हड़प्पन एग्रीकल्चर सिस्टम। ना हम यहाँ पे ट्रेड एंड क्राफ्ट्स की अगर बात करें, सो आप देखेंगे कि हड़प्पन्स वर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्राफ्ट्स, है ना, दे वर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्राफ्ट्स। जैसे कि आप देखेंगे बीड इंडस्ट्री जो है ये यहाँ पे वेल डेवलप्ड थी, बीड इंडस्ट्री वॉज वेल डेवलप्ड। यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वेल डेवलप्ड थी। पोट्री आप देखेंगे हड़प्पन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक पोट्री है दैट वाज रेड पोट्री विच वाज ब्लैक पेंटेड, जिसको हम कहते हैं रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर।
रेड एंड ब्लैक पोट्री और रेड पोट्री ब्लैक पेंटेड। तो रेड एंड ब्लैक पोट्री जो है वो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती है एंड वेरियस शेप्स एंड साइजेस में डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी। हमें यहाँ से वेरियस टाइप की सील्स रिकवर हुई हैं विच वर मोस्टली यूज्ड फॉर, है ना, ऐसा माना जाता है फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। सो आप देखेंगे बीड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पोट्री, है ना, सील मेकिंग। इसी के साथ में आप देखोगे मेटल वर्क्स, कॉपर, ब्रॉन्ज के काफ़ी सारे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हमें यहाँ से मिले हैं, है ना। ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हमें यहाँ से रिकवर हुए। फॉर एग्जाम्पल द डांसिंग गर्ल फिगर फ्रॉम मोहेंजोदड़ो, जिसको हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। जस्ट अ मिनट, दिस फिगर, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज फिगर फ्रॉम मोहेंजोदड़ो citadel. और we have also recovered a bull bronze figure from Mohenjo-daro citadel. तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे वेरियस क्राफ्ट्स फॉर इन एग्जिस्टेंस, जैसे कि बीड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पोट्री है, सील्स है ना, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रिक लेइंग का काम है, मेटल वर्क्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, या आप बोल सकते हैं आपके ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स हैं, है ना, वेट्स एंड मेजर्स बनाने का काम है। काफ़ी सारी क्राफ्ट्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, जिसमें से आप देखेंगे हड़प्पन बीड इंडस्ट्री वॉज वेल डेवलप्ड। मोस्टली आप देखेंगे कि कार्नेलियन, एक तरीके का रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन जो कि मोस्टली गुजरात में मिलता है, उससे जुड़े, है ना, उससे जुड़े हुए जो बीड की ज्वेलरी है वो हमें एक्सटेंसिवली देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट द हड़प्पन्स यूज्ड टू एक्सपोर्ट दिस। सो वेरियस क्राफ्ट्स वर इन एग्जिस्टेंस एंड देयर वाज स्पेशलाइजेशन इन दीज क्राफ्ट्स। स्पेशली आप देखोगे कि यहाँ की जो बीड इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस थी। एंड द हड़प्पन्स यूज्ड टू एक्सपोर्ट द कार्नेलियन बीड ज्वेलरी टू मेसोपोटामिया, है ना, टू द cities like सूसा इन ईरान और पर्शिया एट्सेट्रा। एंड आप देखेंगे कि इस बीड इंडस्ट्री में जिस तरीके से कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग की जाती थी, है ना, कटिंग, पॉलिशिंग एंड देन ड्रिलिंग, ये इसको स्पेशल बनाता है। इसके अलावा आप देखेंगे सी शेल इंडस्ट्री वॉज वेल डेवलप्ड इन दी कोस्टल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था अभी सिंध रीजन में बालाकोट इन पाकिस्तान, मैंने आपको गुजरात के कच्छ रीजन में कोस्टल एरिया में नागेश्वर दिखाया था। दे वर फेमस फॉर शी शेल ज्वेलरी। सो हड़प्पन्स जो है मोस्टली आप देखेंगे बीड ज्वेलरी, है ना, या ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, गोल्ड, कॉटन, फूड आइटम्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूसेज, इनको एक्सपोर्ट करते थे मेसोपोटामिया। एंड आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में एविडेंसेस हैं ऑफ हड़प्पन्स ट्रेड विद द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। इसमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, मटेरियल रिमेन्स के एविडेंसेस भी हैं, एंड हमारे पास एपिग्राफिकल या इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी हैं विच हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम मेसोपोटामिया। एंड इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि लोथल से हमें पर्शियन सील मिली है, मोहेंजोदड़ो से हमें मेसोपोटामिया की सील मिली है। पर्शियन सील जो है वो आप देखेंगे सर्कुलर थी, एंड मेसोपोटामियन सील जो है दिस वाज सिलिंड्रिकल। हमें हड़प्पन सील्स भी रिकवर हुई हैं मेसोपोटामियन सिटीज से, एंड दे यूज्ड टू ट्रेड वाया Bahrain, which was then known as Dilmun, Oman, which was then known as Magan, and the people of Harappa have been referred to as people of Meluha. Indus Saraswati civilization. In the people, है ना, the people of the Indus Saraswati civilization or the Harappan civilization were known as the people of Meluha in the Mesopotamian inscriptions.
They have been referred to as seafarers. So they used to carry out extensive maritime trade with the contemporary civilizations. So आप देखेंगे मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ, है ना, बहरीन के साथ, ओमान के साथ हमारा एक्सटेंसिव ट्रेड था, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के साथ. जैसे मैंने आपसे कहा, शॉर्तुगई इन अफगानिस्तान वाज द आउटपोस्ट ऑफ द हड़प्पन्स, ट्रेडिंग आउटपोस्ट. हड़प्पन्स क्या इंपोर्ट करते थे? कहा जाता है कि मोस्टली हड़प्पन्स जो हैं ये यहाँ से परफ्यूम्स या, है ना, वूलन आइटम्स हो गई, इनको इंपोर्ट करते थे. या इसके अलावा कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर है, टिन है ना. सो आप देखेंगे हड़प्पन्स जो हैं वे जो कंटेम्प्रेरी कैलकुलेटिव कल्चर्स हैं, जैसे कि गणेश्वर जोधपुरा के लोग, द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर विच फ्लरिश्ड इन प्रेजेंट डे झुंझुनू सीकर एरिया ऑफ राजस्थान. यहाँ से जो खेतरी माइंस हैं उनसे कॉपर इंपोर्ट करते थे, या फिर दे यूज टू इंपोर्ट कॉपर फ्रॉम ओमान. दे यूज टू, है ना, इंपोर्ट टिन फ्रॉम अफगानिस्तान. सो दे हैड एक्सटेंसिव इनलैंड एज वेल एज आप देखेंगे मैरीटाइम ट्रेड, एंड they used to trade with the contemporary civilization people. We have archaeological as well as epigraphical evidence with respect to this. हमें लोथल से डॉकयार्ड रिकवर हुआ है, विच इज द फर्स्ट और द अर्लीस्ट मैन मेड डॉकयार्ड इन द एंटायर वर्ल्ड. हमें हड़प्पन आइवरी कॉम्ब रिकवर हुआ है ओमान से, विच हैज बीन रेफर्ड टू एज मगन इन द मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस. So we had extensive trade with Oman, Bahrain, है ना, सूसा, मेसोपोटामिया etc. हड़प्पन सील्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सील्स जो हैं, दे यूज टू बी अ स्क्वायर प्लैक, एंड दे वर मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट सोपस्टोन विच इज नोन एज स्टेटाइट, एंड आप देखेंगे कि इन जनरल आपको यहाँ पे टॉप पे हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ इंस्क्राइब मिलेगा. आप देख सकते हैं ये सिंबल है ना, यहाँ पे सिंबल्स यूज किए हैं, पिक्चर्स यूज की गई हैं, एंड दीज पिक्चर्स, है ना, ईच पिक्चर स्टैंड्स फॉर सम वर्ड और साउंड. इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ये लोगो सिलेबिक थी, एंड यहाँ पे हर एक पिक्चर जो है वो किसी वर्ड या साउंड को रिप्रेजेंट करती है. इट वॉज नॉट अल्फाबेटिक. एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट के मेजॉरिटी ऑफ एविडेंसेस जो हैं वे हमें सील से मिले. आप देखेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो जनरली इस तरीके से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट. ऐसा हमें कैसे पता चला? क्योंकि आप देखेंगे यहां पे आपको क्राउडिंग देखने के लिए मिलेगी, मानो स्पेस खत्म हो गया हो. मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस जो है, राइटिंग्स जो हमें हमने रिकवर की हैं, दे आर शॉर्ट. कुछ जो हैं वे लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस भी हैं, एंड लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस पैटर्न को फॉलो किया जाता था, जिसको कहते हैं बुस्ट्रोफेडॉन, द वे अ बुल प्लोज द फील्ड. हड़प्पन सील्स ये ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही होंगी. सो जब सामान को पैक कर दिया जाता था उस पर क्ले, है ना, क्ले के ऊपर सील को इम्प्रिंट किया जाता था, एंड जब सामान दूसरी जगह पे पहुंचता था तो रिसीवर इसको चेक कर सकता था, अगर यहाँ पे कोई भी टेम्परिंग नहीं है तो सील इंटैक्ट होगी. एंड इट यूज टू बी अ स्क्वायर प्लैक, जहाँ पे टॉप पे आप क्या देखेंगे, मेड अप ऑफ मोस्टली स्टेटाइट. अदर मटेरियल्स वर ऑल्सो इन यूसेज, बट स्टेटाइट वॉज द मोस्ट कॉमन. एंड आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होता था इन जनरल, है ना, आमतौर पे, एंड नीचे यहाँ पे एक एनिमल फिगर जो है दैट वाज एनग्रेव्ड. एंड जो मोस्ट कॉमन फिगर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ये था, ये वन हॉर्न्ड एनिमल या फिर यूनिकॉर्न. इसके अलावा आप देखेंगे बुल, टाइगर सील, दे हैव ऑल्सो बिन रिकवर्ड. आप देखेंगे हड़प्पा से हमें काउ, लायन, इन एनिमल्स का एविडेंस जो है
नहीं मिलता है, या हॉर्स का, है ना, इनका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक हमें रिकवर नहीं हुआ है। अब मेजॉरिटी ऑफ सील्स तो इसी तरीके की थी जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन देयर वर सील्स जहां पे केवल आप देखेंगे कि स्वस्तिक का सिंबल बना हुआ है और कुछ नहीं है, या इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में डिजाइन है, या इस तरीके से पाई जैसे सिंबल है। तो एक्सेप्शंस भी हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार पूछ लिया जाता है हड़प्पन साइट एंड वहां से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को, है ना, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको क्विकली देख लेते हैं जो आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी में, बाकी बड़े लेवल पे आप पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। तो यहाँ पर 11th या 12th में, है ना, तो अगर हम यहाँ 12th में, है ना, 12th में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि धोलावीरा विच वॉज बेसिकली इन गुजरात कच्छ and has been included in the UNESCO World Heritage List from India, as I have repeated multiple times। यहाँ से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हमें न केवल यूनिक टाउन प्लानिंग जहाँ पे स्टोन का यूसेज है रेदर देन दी ब्रिक्स, है ना, जहाँ पे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया गया है रेदर देन पक्की ईंट, जहाँ पे हमें वाटर रिजर्वायर देखने के लिए मिला है, लार्ज वाटर रिजर्वायर। इनफैक्ट अभी राखीगढ़ी में जो रिसेंट एक्सकेवेशंस हैं उनमें भी हमें एक लार्ज वाटर रिजर्वायर रिकवर हुआ है, नेक्स्ट ओनली टू द वाटर रिजर्वायर विच हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ विच हैव बिन रिकवर्ड फ्रॉम धोलावीरा एज फार एज द साइज इज कंसर्न्ड। इसके अलावा आपने देखा सीरीज ऑफ, है ना, डैम्स विच वर कनेक्टेड अंडरग्राउंड एंड दिस represents efficient water management at धोलावीरा। धोलावीरा से हमें एक ब्रॉन्ज मिरर रिकवर हुआ है, इस तरीके का टेराकोटा पोट आप देख सकते हैं, रेड कलर का है जिसपे ब्लैक कलर से पेंट किया गया है। ये स्टोन वेट्स जो है इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दीज स्टोन वेट्स वर मेड अप ऑफ चर्च स्टोन, एंड ये स्टोन जो है ये केवल सिंध रीजन में मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिटीज जो हैं उनमें इंटरनल ट्रेड भी एग्जिस्ट करता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी, एंड यहाँ पे आपको कोई भी मार्किंग जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके का ब्रॉन्ज चिजल जो है वो यहाँ से रिकवर हुआ है। यहाँ पर हमें एक गेम्स बोर्ड ऑन स्टोन ये भी रिकवर हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कहा जाता है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेस। इनफैक्ट इसके एविडेंसेस जो हैं वो हमें लोथल से भी मिले हैं। सो ब्रॉन्ज मिरर, है ना, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, या ये चेस का गेम, या अलग अलग टाइप की पोट्री के एविडेंसेस, ये हड़प्पन्स के एडवांसमेंट को दिखाता है। तो ध्यान रखना, ब्रॉन्ज, है ना, मिरर, चिजल, गेम्स बोर्ड, स्टोन वेट्स, टेराकोटा पोट, ये सब हमें धोलावीरा से रिकवर हुए हैं। पोट्री के एविडेंसेस और कई सारी जगह से भी रिकवर हुए हैं, वेट्स के भी, बट हाँ आपको थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो होना चाहिए की फाइटिंग्स का। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजस्थान के करणपुरा से हमें टेराकोटा विजल जो है वो रिकवर हुई है, विसल जो है ये रिकवर हुई है। आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से सिटाडेल एरिया से न केवल हमें डांसिंग गर्ल का फिगर या ब्रॉन्ज बुल फिगर जो है वो रिकवर हुआ है। तो बुल के ये जो स्कल्पचर्स हैं, डांसिंग गर्ल या बुल, ये रिकवर हुए हैं, या ग्रेट बाथ का एविडेंस मिला है ना, एक लाइब्रेरी का, पिलर्ड हॉल का। बल्कि इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें ये पशुपति सील जो है ये भी रिकवर हुई है। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 हॉर्न फिगर है एंड ही इज इन डीप मेडिटेशन सराउंडेड बाय द एनिमल्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुल, इनसे सराउंडेड है एंड इज सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री। इसके नीचे यहाँ पर आपको 2 डियर जो हैं वे भी देखने के लिए मिलेंगे। इसको पशुपति का नाम दिया गया, कुछ लोग इसको कहते हैं ये प्रोटो शिवा, भगवान शिव का ही अर्लियर वर्जन है, अर्लियर वर्जन है। या ये स्टेटाइट पत्थर से बना हुआ स्टोन का स्टैचू भी आप क्या देखेंगे, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब कुछ लोग इसको प्रीस्ट किंग कहते हैं, बट ये किसका स्टैचू हमें नहीं पता। बट डेफिनेटली हड़प्पा से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं दे मेक इट श्योर दैट हड़प्पन्स वर अ सेक्युलर पीपल। रिलीजन वॉज प्रेजेंट बट इट वॉज नॉट अ डोमिनेटिंग फीचर। हमें यहाँ पे कोई भी ग्रैंड रिलीजियस स्ट्रक्चर रिकवर नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर ग्रेट बाथ, जिसका भी क्लियर पर्पस हमें अभी तक नहीं पता है, वहाँ पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रीस्टली क्लास है वही रूलिंग क्लास हो
ये थोड़ा सा जमता नहीं है। तो थियोक्रेसी वॉज डेफिनेटली नॉट देयर, इवन मोनार्की भी वहाँ पर नहीं होगी। हमें यहाँ पे कोई भी लार्ज स्केल पे वेपन्स जो हैं वे रिकवर नहीं हुए हैं। सो मोस्टली आप यहाँ पे देखेंगे कि इन हड़प्पा थियोक्रेसी वॉज नॉट देयर, है ना। ये प्रीस्ट का स्टेचू हो सकता है, बट इसको किंग कहना डाउटफुल है। सो आप यहाँ देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें प्रीस्ट किंग का स्टैचू, पशुपति सील, है ना, ये सब भी रिकवर हुआ है। ये इनके कल्चरल सिंबल्स हैं। ये स्वस्तिक वाली सील जो मैं बात कर रही थी अभी आपसे, एंड माना जाता है कि हड़प्पन है ना, दी हड़प्पन्स वर मोस्टली रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। सो मोस्टली यहाँ पर ओलिगैर्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रही होगी। आप यहाँ देख सकते हैं डांसिंग गर्ल का फिगर, है ना, नमस्ते। सो आप देख सकते हैं कि ये जो डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज फिगर हमें रिकवर हुआ है मोहनजोदड़ो के सिटाडल से। दी लेडी इज वियरिंग bangles in the entire arm, and this is a common practice in present day Gujarat and Rajasthan. This namaste figure, namaste is a common gesture of greeting in case of the Hindu culture. स्वस्तिक का सिंबल या ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, इन सब के एविडेंसेस हमें हड़प्पन पीरियड में भी मिलते हैं। यानी दी कल्चरल ईथोस ऑफ इंडिया वर शेप्ड एज अर्ली एज 2600 BCE, आज से लगभग 4600 साल पहले। सो देयर इज अ कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी इन केस ऑफ इंडिया। तभी हम कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सो दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन flourished between 2600 to 1900 BC and then it declined. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3500 BCE के आसपास ही टाउन्स की शुरुआत होने लगती है, एंड 2600 BC आते आते हमें सिटी लाइफ देखने के लिए मिलेगी, एंड दिस फेज लास्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड देन दी हड़प्पन कल्चर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग वंस अगेन। आपको यहाँ पे एक रूरल लाइफ की तरफ, एग्रीकल्चरल लाइफ की तरफ शिफ्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मेनी ऑफ द हड़प्पन सिटीज लाइक राखीबड़ी, है ना, राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दे वर abandoned and the people moved further into the eastern areas in the upper Gangetic plains. But इस डिक्लाइन के पीछे क्या कारण रहा होगा? हिस्टोरियंस का मोस्टली मानना है कि the primary reason was ecological imbalance, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन को प्रैक्टिस किया गया नए एरियाज को सेटल करने के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उसको सेटल करने के लिए आपको नए सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ग्रेवयार्ड्स बनाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको इंडस्ट्रियल साइट्स डेवलप करनी होंगी। बर्न ब्रिक्स का एक्सटेंसिव यूसेज है, किसी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में इस एक्सटेंट पे आपको बर्न ब्रिक्स का यूज़ नहीं देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली उसके लिए आप देखेंगे टिम्बर वॉज यूज्ड एज अ फ्यूल। सो आप देखेंगे कि दी फॉरेस्ट वर कट फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू सेटलमेंट्स और दी न्यू इंडस्ट्रियल साइट्स, और फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ग्रेजिंग पर्पसेस, और दी ट्रीज वर कट डाउन टू मीट द नीड ऑफ फ्यूल। जब ये लार्ज स्केल पे होता रहे बहुत लंबे समय तक, तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट यहाँ पे रेनफॉल पे पड़ा। द नेचुरल रेनफॉल डिक्लाइंड which obviously impacted the agricultural base. जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी तो आप देखेंगे क्राफ्ट, ट्रेड, अर्बनाइजेशन, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन. The cities could no longer feed their populations. Survival again became important. इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि दो द प्राइमरी रीजन इज रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड द रिजल्टेंट क्लाइमेट चेंज, the drier conditions and how the agricultural base collapsed and the cities were no longer in a position to feed their people, and again the life shifted towards agriculture, survival, etc. The other supporting causes can be flooding or tectonic plate activity like earthquake,
we shifted the cause of the, है ना, we shifted the course of the rivers. कहा जाता है the सरस्वती river dried down, and यहाँ पर जो cities इस पर located थी, कालीबंगा, बनावली, they were abandoned, है ना, they were abandoned by the people, है ना, people moved further eastwards into the upper Gangetic plains. So the primary reason behind the decline of this mature culture is ecological imbalance. और इससे हमें समझ में आता है कि हम कितना ज़्यादा environment पे, climate पे डिपेंड करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है forest precede civilizations, deserts follow. अब आप देख सकते हैं, है ना, एडवांस सरप्लस एग्रीकल्चर, वेल डेवलप्ड क्राफ्ट सेक्टर, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क बोथ इनलैंड एज वेल एज मैरीटाइम ट्रेड, ओवरसीज ट्रेड, अर्बनाइजेशन, है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग, अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक गवर्नेंस सिस्टम, कल्चर, all these features of a mature culture were present in the Harappan culture, and thus we refer the Harappan culture as Harappan civilization, Sindhu Saraswati civilization, or the Indus Saraswati civilization. So what we have learned, what is the meaning of civilization? The first civilization of the Indian subcontinent, Sindhu Saraswati civilization, its time period, geographical spread, the key sites, key findings from these sites, the relation with the contemporary Bronze Age civilizations, the achievements of this civilization, their unique town planning, and systematic organized cities, wide roads, the well-developed drainage network, efficient water management system, the well-developed craft sector, brisk inland as well as overseas trade. These all are the important pointers. How the culture declined but did not die? Because the advanced features of this civilization were passed on to the next phases in case of Indian history, है ना, the next cultural phase in case of Indian history, and the cultural ethos continue. तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है ना. The Harappan culture and technology was passed on to the next phase of the Indian civilization. So this is all from my side. Thank you so much. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं.